नमस्कार मित्रों तथा प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, सह आचार्य भूगोल विभाग, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक भूगोल की प्रकृति तथा उद्देश्य, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ज्योग्राफी है, जिसमें हम भूगोल की महत्वपूर्ण बातों को, जिसको हम भूगोल की प्रकृति कह सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त भूगोल के क्या प्रमुख उद्देश्य हैं, हम भूगोल क्यों पढ़ते हैं या भूगोल क्यों पढ़ी जानी चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और कॉलेज में अध्ययन करने वाले लगभग सभी कक्षाओं, बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एमए प्रीवियस और फाइनल, सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। हम देखते हैं कि वैज्ञानिक रूप से भूगोल का अध्ययन करने के लिए विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं और विभिन्न भूगोल की परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ एरियल वेरिएशंस ऑन अर्थ सरफेस इन रिलेशन टू मैन। इसको हम हिंदी में इस प्रकार कह सकते हैं कि भूगोल पृथ्वी सतह पर मानवीय संबंध में क्षेत्रीय विविधताओं का अध्ययन है। यहाँ पर इस बात को महत्व दिया जाना चाहिए कि इसमें तीन प्रमुख बातें आई हैं। नंबर 1 पृथ्वी सतह, नंबर 2 मानवीय संबंध और तीसरी चीज़ क्षेत्रीय विविधताएं। इसमें जो तीन चीज़ें हैं उसमें पहली है पृथ्वी सतह। पृथ्वी सतह क्या है? हेटनर ने इसके बारे में कहा है कि पृथ्वी सतह की स्थान पर इसको अर्थ शेल ऑफ सर्टेन थिकनेस कहा जाना चाहिए। अर्थ शेल का मतलब है कि कुछ मोटाई का पृथ्वी का कवच या ऊपरी खोल या आवरण। इस आवरण में या इस खोल में तीन चीज़ें समाहित होती हैं। नंबर 1 पृथ्वी की ऊपरी सतह जो ऊपर से हमें दिखाई देती है, या हम कह सकते हैं यह बर्ड्स आई व्यू है, यानी ऊपर जहाँ चिड़िया उड़ती है वहाँ से जो कुछ हमें पृथ्वी सतह पर दिखाई देता है वह सब पृथ्वी की ऊपरी सतह में आ जाता है। जहाँ पर पर्वत हैं, पठार, मैदान हैं, नदी, झीलें हैं, जहाँ पर वन पाए जाते हैं, जहाँ विभिन्न फसलों की कृषि हो रही है, जहाँ शहर और गांव, विभिन्न बस्तियाँ हैं, जहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ लगी हुई हैं और जहाँ यातायात के साधन दिखाई देते हैं, ये सब हम ऊपरी सतह में रखते हैं। उसके अतिरिक्त पृथ्वी की कुछ गहराई तक, जिसका सीधा संबंध मानव एवं उसके कार्यकलापों से होता है, उसको भी भूगोल की सतह में या अर्थ शेल में रखा जाता है। पृथ्वी की कुछ गहराई तक मनुष्य पृथ्वी की सतह पर, ऊपरी सतह पर रहते हुए कुछ गहराई तक संबंधित रहता है। पृथ्वी की कुछ गहराई तक की चीज़ों का मनुष्य उपयोग करता है। जैसे पृथ्वी की गहराई में भूमिगत जल है, उसका उपयोग मनुष्य करता है। पृथ्वी की गहराई में जो पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं उनका उपयोग मनुष्य करता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की कुछ गहराई तक विभिन्न खनिज प्राप्त होते हैं, उसका भी मनुष्य उपयोग करता है। यानी दूसरी चीज़ ये है कि पृथ्वी की कुछ गहराई तक पाई जाने वाली चीज़ें मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, इसलिए मनुष्य भूगोल में पृथ्वी की कुछ गहराई तक, जिसका सीधा संबंध मानव एवं उसके कार्यकलापों से होता है, उसका अध्ययन भी मनुष्य इसमें करता है। तीसरी चीज़ जो है वो है वायुमंडल की निचली परत, जिसका सीधा संबंध मानव एवं उसके
कार्यकलापों से है, उसका अध्ययन भी मनुष्य भूगोल के अंदर करता है। जैसे पृथ्वी की निचली लेयर में बादल उठते हैं और वर्षा करते हैं, और जो मनुष्य को प्रभावित करते हैं, इसलिए उस निचली परत का वायुमंडल की अध्ययन करना भी भूगोल के लिए आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा पृथ्वी की वायुमंडल की निचली सतह में ठंडी गर्म हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान आते हैं, वहाँ पर विभिन्न गैसें जैसे ऑक्सीजन आदि हैं जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, हम हवा में सांस लेते हैं। जेट स्ट्रीम, वाताग्र आदि उठते हैं। उन सब चीज़ों का अध्ययन करना भी मनुष्य के लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये मनुष्य को सीधे रूप में प्रभावित करते हैं। मनुष्य वायुमंडल के निचली सतह पर या निचली लेयर में हवाई जहाज उड़ाते हैं, इसलिए उसके बारे में जानकारी रखना भी मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी सतह में अगर हम अध्ययन करना चाहें तो तीनों चीज़ें आ जाती हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह, कुछ गहराई तक नीचे की सतह, उसके अलावा वायुमंडल की निचली परत। इसके अलावा एक चीज़ और है जो है पृथ्वी के ऊपर सूर्य से धूप आती है, सूर्य से तापमान आता है, सूर्य से जो पृथ्वी के संबंध हैं उसका असर भी मनुष्य के ऊपर पड़ता है। इसलिए पृथ्वी की सतह पर अध्ययन करने के साथ साथ हम सूर्य के और पृथ्वी के रिलेशन के ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि एनर्जी पृथ्वी की सतह के ऊपर जो भी आती है वो सूर्य से ही आती है। तो एक बात तो हो गई पृथ्वी सतह, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो ऊपर की वाक्यांश में दिखाई देती है वो है मानवीय संबंध। जो कुछ मानव और उसके क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है उसका अध्ययन भूगोल में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानव भूगोल के केंद्र में है। यह एक सामाजिक विज्ञान है, न कि भौतिक विज्ञान। जो कुछ मनुष्य और मनुष्य के समाज से संबंध रखता है उन्हीं चीज़ों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। मानव की आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, सांस्कृतिक क्रियाएं, राजनीतिक गतिविधियां आदि इसके अंदर आ जाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मनुष्य से संबंध रखने वाली चीज़ों का ही अध्ययन भूगोल में किया जाता है। जिन चीज़ों का संबंध मनुष्य या मनुष्य के उपयोग के लिए नहीं होता है उसका अध्ययन भूगोल में नहीं किया जाता है। तीसरी चीज़ आती है क्षेत्रीय विविधताएं। इसमें पृथ्वी तल पर विभिन्न वस्तुओं तथा मानवीय क्रियाकलापों के वितरण, जिसको हम कह सकते हैं फैलाव या विस्तार, उनकी विभिन्नताओं, समानताओं और अंतर संबंधों आदि का वर्णन एवं विश्लेषण मानचित्रों और रेखा चित्रों की सहायता से क्रमबद्ध रूप में किया जाता है। क्षेत्रीय विविधताओं को समझने के लिए हमें ये सारी बातें समझनी होंगी। विभिन्न वस्तुओं जैसे पर्वत, पठार, नदी, झीलें आदि, वन, मिट्टियाँ, जीव जंतु आदि, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। इसके अलावा मनुष्य और मनुष्य के क्रियाकलाप, मानव की आर्थिक गतिविधियाँ जैसे कृषि, उद्योग, धंधे, खनन आदि। इसके अतिरिक्त मनुष्य की गतिविधियों में सामाजिक परंपराएं आ जाती हैं, धर्म, भाषा, वेशभूषा, मनुष्य का आहार और सांस्कृतिक चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा राजनीतिक गतिविधियां जो विभिन्न भूभागों पर संपन्न होती हैं उनको भी इसके अंदर रखा जाता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये विभिन्न वस्तुएं और क्रियाकलाप हैं
उनके विभिन्न एस्पेक्ट्स का या उनके विभिन्न रूपों का, उनकी विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन भूगोल के अंदर किया जाता है। इसमें इन सब चीज़ों का वितरण किस प्रकार है या फैलाव या विस्तार किस प्रकार से है, इन वितरित वस्तुओं और मानवीय क्रियाकलापों में क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसका अध्ययन भूगोल के अंदर किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर अंतर आते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर केवल विभिन्नताएं ही नहीं पाई जाती हैं, कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एक स्थान पर अधिक वर्षा वाले वन पाए जाते हैं, दूसरे स्थान पर कम वर्षा वाले वन पाए जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विभिन्न स्थानों पर, एक से कई अधिक स्थानों पर अधिक वर्षा वाले वन पाए जाते हैं, तो उसके अंदर ये समानता है कि अधिक वर्षा होती है। दूसरे बहुत से स्थानों पर कम वर्षा पाई जाती है, तो वो उसके अंदर समानता पाई जाती है। इन समानताओं का भी अध्ययन भूगोल में किया जाता है। इसके अतिरिक्त अंतर संबंधों का अध्ययन भी भूगोल के अंदर किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो चीज़ें पाई जाती हैं उनका एक दूसरे से अंतर संबंध होता है, आपस में एक दूसरे से जुड़ाव होता है। उस जुड़ाव को हम भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। ये जो जुड़ाव है उसका बहुत महत्व है। एक स्थान पर कोई विशेष चीज़ अधिक मात्रा में पाई जाती है और दूसरे स्थान पर कम मात्रा में पाई जाती है, तो अगर हमने उसका समुचित अध्ययन कर रखा है तो जिस स्थान पर अधिक मात्रा में कोई वस्तु पाई जाती है उस स्थान से लेकर वंचित स्थानों पर उसकी सप्लाई कर देने से हमारा काम चल जाता है और विकास में योगदान दिया जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत के पूर्वी भूभाग में खनिज अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ से खनिजों को लेकर हम पश्चिमी भूभाग में आते हैं और उनका उपयोग करते हैं। पश्चिमी भूभाग में कृषि के द्वारा अत्यधिक फसलों का उत्पादन होता है, तो उन फसलों को ले जाकर दूसरे स्थान पर यानी पूर्वी भूभाग में या जिन अन्य स्थानों पर उनकी आवश्यकता होती है वहाँ पर पहुँचाते हैं और जो कमियां हैं उनको पूरी करने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान में रखने वाली ये बात है कि ये सब जो विभिन्नताएं, समानताएं और अंतर संबंध हैं, इनका केवल वर्णन ही नहीं किया जाता है, भूगोल में इसका विश्लेषण भी किया जाता है। कोई विशेषता किसी स्थान पर की क्यों है, उसके कारण को ढूंढते हैं और कारण परिणाम संबंध के आधार पर हम उसके समाधान कैसे किए जा सकते हैं उसका विवेचन करते हैं। यानी विश्लेषण के अंदर क्यों और कैसे, क्यों ऐसा पाया जा रहा है और कैसे समस्या को दूर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। जो अधिक विकसित देश प्रदेश हैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम सीख कर वंचित प्रदेशों में पहुँचाते हैं और वंचित प्रदेशों को भी उन्नत करने के रास्ते खोजते हैं। यानी हम कह सकते हैं क्षेत्रीय विविधताओं में बहुत सारी चीज़ें हैं और उसका अगर हम बारीकी से अध्ययन करें, विश्लेषण करें, तो हम पूरी मनुष्य जाति का विकास के बारे में सोच सकते हैं। भूगोल की प्रकृति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हम भूगोल के उद्देश्य भी कह सकते हैं। इनमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, भूगोल के अध्ययन के बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन इनमें हम अगर बारीकी से देखें तो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहली बात है, अगर हम देखें तो पृथ्वी के सतह के ऊपर प्रत्येक इंच भूमि व तत्वों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, किंतु विभिन्न वैज्ञानिक नियमों की खोज के लिए
उस विविधता में समानताएं या एक रूपताएं खोजी जाती हैं और इसके आधार पर पृथ्वी सतह पर विभिन्न रीजन्स या प्रदेशों की पहचान करके उनके माध्यम से पृथ्वी सतह का अध्ययन किया जाता है। रीजन्स जो होते हैं पृथ्वी की संपूर्ण सतह का एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इसलिए रीजन्स का निर्माण किया जाता है। ये हमारे कल्पना में ही पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो ये रीजन्स हम अपनी कल्पना, अपने विश्वास, अपने ज्ञान के आधार पर बांट सकते हैं और एक व्यक्ति के द्वारा बनाए गए रीजन्स दूसरे व्यक्ति के द्वारा बनाए गए रीजन से अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के अध्ययन का उद्देश्य कुछ और हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के अध्ययन का उद्देश्य कुछ और हो सकता है। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न वस्तुओं के वितरण तथा मानवीय गतिविधियों में समानताएं खोजी जाती हैं और कम से कम एक या उससे अधिक समानताओं के आधार पर प्रदेशों में पृथ्वी की सतह का विभाजन किया जाता है। ये जो पृथ्वी की सतह का हम विभाजन करते हैं और उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग प्रदेश या रीजन्स बनाते हैं, हम अध्ययन के सुविधा और आवश्यकता के अनुसार उसमें अच्छाइयों, कमियों, समस्याओं आदि को हम देखते हैं और इन सभी चीज़ों का विभिन्न प्रदेशों में अध्ययन करने के साथ ही साथ हम समाधान खोजने की कोशिश करते हैं कि विभिन्न स्थानों पर अगर कोई समस्याएं पाई जा रही हैं तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है। अगर हम प्राकृतिक रूप में देखें तो कह सकते हैं कि कुछ रीजन्स या प्रदेश अधिक वर्षा वाले हैं, कुछ न्यून वर्षा वाले हैं। कम से कम एक विशेषता हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अधिक वर्षा हो रही है और या यहाँ पर न्यून वर्षा हो रही है। तो जो स्थान कम वर्षा वाले हैं वो हम कहते हैं कि न्यून वर्षा वाले प्रदेश हैं। जिन जिन स्थानों पर अधिक वर्षा हो रही है उनको हम कह सकते हैं कि ये अधिक वर्षा वाले प्रदेश हैं। हम ये भी कह सकते हैं एक विशेषता को देखकर कि ये पर्वतीय प्रदेश है। हम प्लेन की विशेषता को देखकर कह सकते हैं कि ये मैदानी भाग है। हम रेगिस्तान के रेत को देखकर कह सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ रेत पाई जा रही है इस विशेषता को रखने वाले प्रदेश मरुभूमि या रेगिस्तान कहलाए जाने चाहिए। यानी हम किसी भी प्राकृतिक विशेषता के आधार पर प्रदेशों का निर्माण कर लेते हैं और उसके आधार पर भूगोल में अध्ययन करते हैं। अगर हम मानवीय चीज़ें देखें तो कह सकते हैं कि एक विशेषता ये है कि इन स्थानों पर चावल की कृषि की जा रही है, इन स्थानों पर गेहूं की कृषि की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि ये प्रदेश चावल की खेती के प्रदेश हैं और ये प्रदेश गेहूं की कृषि के हैं। इन सभी चीज़ों का एक जगह से दूसरे स्थान पर किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है ये हम भूगोल में देखते हैं। दूसरी चीज़ एक और है होलिस्टिक अप्रोच। हम कह सकते हैं कि समग्रता का उपागम या रीति ये भूगोल के लिए बहुत उल्लेखनीय है। विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु संपूर्णता की दिशा में बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि विभिन्न भौगोलिक तत्व आपस में एक दूसरे से संबंधित या निर्भर हैं और सभी का एक दूसरे से जुड़ाव है। एक स्थान पर बादल बनते हैं, वहाँ से उठते हैं और दूसरे स्थान पर बारिश कर देते हैं। पृथ्वी की सतह पर विभिन्न तत्व एक दूसरे से संबंध रखते हैं। ये प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं। एक स्थान की प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक गतिविधियों का दूसरे स्थान पर भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमें संपूर्णताओं या समग्रताओं का अध्ययन करके अधिक से अधिक डायमेंशंस को जानकर समस्याओं का
समाधान मानवीय हित में किया जाना चाहिए। पृथ्वी के सभी देशों या प्रदेशों में उन्नति एवं विकास करने का प्रयास भूगोल के द्वारा संभव है। क्योंकि भूगोल इन सभी पक्षों या विशेषताओं से संबंध रखने वाला विज्ञान है। भूगोल के अंदर हम आर्थिक तत्वों का भी अध्ययन करते हैं, हम इसमें सांस्कृतिक तत्वों का भी अध्ययन करते हैं, हम इसमें प्राकृतिक या जो प्रकृति से संबंध रखने वाली चीज़ें हैं उनका भी अध्ययन करते हैं, हम राजनीतिक गतिविधियों का भी अध्ययन करते हैं। यानी हम बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन भूगोल में करते हैं। और इसलिए भूगोल चूँकि सभी विशेषताओं का अध्ययन करता है, इसलिए ये होलिस्टिक अप्रोच समस्याओं के समाधान के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। तीसरी चीज़ है मानवीय कल्याण या मानवीय समृद्धि एवं उन्नति। ये भूगोल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भूगोल में प्रादेशिक अध्ययन के आधार पर पारिस्थितिक संतुलन व नियोजन के लिए शोध किया जाता है। भूगोल के अंदर जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसका सीधा संबंध मानवीय कल्याण से है। जो चीज़ मानवीय कल्याण या मानवीय समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, माना जाना चाहिए कि भूगोल में अध्ययन का भी उसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। आज की बात में हमने भूगोल की प्रकृति और उसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों के बारे में जाना, और आज की बात यहीं पर समाप्त होती है। आपने जो आज की चर्चा को सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।